हेलो एवरीवन, दिस इज शिवराज पाटीदार। वेलकम टू नेविगेट इंस्टीट्यूट। हम यहाँ पर सर्वेइंग सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं और सर्वेइंग सब्जेक्ट में आपने फर्स्ट वीडियो में देखा है इसका सिलेबस, बेसिक इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग एंड देन फिर हमने प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग डिस्कस किया था। अब हम आज की वीडियो में देखेंगे स्केल क्या होती है, मैप क्या होते हैं, प्लान क्या होते हैं और इनके आगे के बारे में कुछ क्वेश्चंस देख लेंगे हम। इसके पहले एक छोटा सा टॉपिक देख लेते हैं हम, डिस्क्रिपेंसी क्या होती है। तो डिस्क्रिपेंसी मतलब इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, विसंगति। क्या गलती कर दी आपने मेजरमेंट में या लेंथ को क्या गलत माप लिया होगा, उसको हम डिस्क्रिपेंसी बोलते हैं। हम सभी जानते हैं कि अर्थ की सरफेस कैसी है हमारी, अर्थ की सरफेस ऐसा कर्व्ड है। ये अर्थ सरफेस कैसी है आपका, अर्थ सरफेस एज अ कर्व्ड। क्लियर है। तो अगर किसी कर्व्ड सरफेस पर कोई आप लाइन ड्रॉ करो, मतलब जो आपका बिल्डिंग लाइन से है, रोड बना हुआ है, वो सभी आपको स्ट्रेट दिख रहे हैं, बट वो है कैसे, एज अ कर्व्ड लाइन में बने हुए हैं। क्योंकि अगर जैसे कोई सरफेस है, ये जैसे आपको टेप दिख रही है, बॉडी दिख रही है, इसमें कौन सी है, सर्कुलर बॉडी है या एज अ स्फेरिकल शेप है, कर्व्ड शेप में है। तो अगर यहाँ पर मैं कोई लाइन ड्रॉ करूंगा, ये लाइन आपने अगर ड्रॉ किया तो ये लाइन कौन सी आएगी, तो ये लाइन आपकी कर्व्ड ही लाइन बनेगी। मतलब इस अर्थ सरफेस के ऊपर कोई सी भी लाइन आप खींच दें तो लाइन क्या होगी आपकी, एज अ कर्व्ड रहेगी। क्लियर है। तो अर्थ सरफेस एज अ कर्व्ड, तो उसके कारण क्या गलती हो सकती है, उस गलती को हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रिपेंसी। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम कि जैसे मान लीजिए कि हमने ट्रायंगुलर सर्वे किया और ये दो पॉइंट को ऐड किया आपने, इन दो पॉइंट को, तो आपने जब इन दो पॉइंट को जोड़ा तो कैसी लाइन माना आपने एज्यूम किया है कि ये लाइन आपने इससे जोड़ दिया है। क्लियर है। जैसे ये पॉइंट आपके ए और बी है, ए और बी पॉइंट है, बट ये अगर सरफेस, अर्थ की सरफेस कर्व्ड है, तो ये क्या ऐसी ही रहेगी स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल नहीं रहेगी। कैसी रहेगी आपकी लाइन, एज अ कर्व्ड लाइन रहेगी। क्लियर है। ये एज आपकी कर्व्ड लाइन रहेगी। क्लियर है। तो यहां पर भी अगर हम नेक्स्ट बात करें कि इसको ट्रायंगुलेशन सर्वे कर रहे हैं मान लीजिए, देन नेक्स्ट आपने सी पॉइंट लिया, इसको भी जब ज्वाइंट किया होगा तो कैसी सरफेस बनेगी आपकी, एज अ कर्व्ड बनेगी। इससे जब ए से सी को कनेक्ट करोगे तो भी ये कर्व्ड बनेगी। तो मतलब आपका एज अ ट्रायंगुलेशन सर्वे बनेगा, या ऐसा ट्रायंगल बनेगा। तो इस आर्क वाली सरफेस को हम कैसी कंसिडर कर रहे हैं, एज अ स्ट्रेट लाइन कंसिडर कर रहे हैं। जैसे हमने ये बी से सी को भी एज अ स्ट्रेट लाइन माना होगा और ए से सी को भी हमने स्ट्रेट लाइन माना होगा। मतलब आप लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, सब ग्रीन कलर की लाइन जो आपको दिख रही है, ए से बी एज अ कर्व्ड लाइन, तो कैसी रहेगी, एज अ कर्व्ड लाइन, कर्व्ड लाइन। बट अब माप क्या रहे हैं कि ये आपकी स्ट्रेट लाइन है। तो इन दोनों में जो दिक्कत कर दी आपने, उसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रिपेंसी। मतलब जो ऐसी है, ऐसी आपका क्या है, एज अ आर्क, बट अगर इन पॉइंट्स को मैं नाम दे दूं ए डैश, सी डैश और बी डैश, तो यहां पर जो ए डैश है, सी डैश है, वो क्या है आपका, एज अ कोड, या जिसको हम जीवा बोलते हैं, सर्कल की क्या है ये, जीवा। और ये आपका आर्क है, चाप बोलते हैं जिसको हम। क्लियर है। तो अगर डिस्क्रिपेंसी फिर क्या होगी, तो आपने अगर जैसे कोई लॉन्ग डिस्टेंस मेजर किया है और मान लीजिए कि ए बी आपका कितना है, 18.5 किलोमीटर, ये स्टैंडर्ड है। ओके, ये वैल्यू आप ध्यान में रखिएगा कि ए बी अगर आपका कितना है, 18.5 किलोमीटर। ए पी मतलब आर्क लेंथ, को आर्च नहीं है, आर्क। अगर आर्क लेंथ आपका कितना है, 18.5 किलोमीटर है, तो आपने जो इसको मापने में, मतलब आपने एज्यूम कितना किया होगा, मापा कितना होगा, ए डैश बी डैश, तो उसको मापने में जो आपने गलती की होगी, वो गलती कितना कर दिया होगा, 1.52 सेंटीमीटर शॉर्टर देन ए बी। क्लियर है। मतलब 18.5 किलोमीटर दूरी मापने में आप 1.52 सेंटीमीटर की गलती कर देंगे या उतना कम मापेंगे।
मतलब ये दूरी जैसे आप बताएंगे तो क्या बताएंगे आप 18.5 किलोमीटर, तो उससे थोड़ी सी 1.5 सेंटीमीटर दूरी कम बताएंगे आप। तो ये होती है डिस्क्रिपेंसी का, आपने डिस्क्रिपेंसी कितना कर दिया है 1.52 सेंटीमीटर। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि अगर 18.5 किलोमीटर डिस्टेंस हम मेजर करते हैं अर्थ सरफेस के ऊपर, तो उसके कारण डिस्क्रिपेंसी कितनी हो जाती है, कितनी हो जाती है आपकी 1.52 सेंटीमीटर हो जाती है और शॉर्टर हो जाती है। शॉर्टर मतलब हम कम माप लेते हैं। तो जो आर्क लेंथ होती है ऑब्वियसली है तो कि आर्क लेंथ ज्यादा ही होगी इस कॉर्ड से, तो वही आपने कम माप लिया होगा। देन फिर अब हम देखते हैं स्केल क्या होती है, प्लान क्या होता है और मैप क्या होता है। नेक्स्ट फिर अगर हम देखें कि प्लान क्या होता है और मैप क्या होता है, तो ये तो हमने जैसे प्रीवियस वीडियो में भी आपने देखा है कि प्लान और मैप के बारे में थोड़ा सा मैंने आपको हिंट दे दिया था कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। हॉरिजॉन्टल जो प्लेन है या सरफेस है उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपका क्या कहलाता है, प्लान या फिर मैप। तो आप लिख सकते हैं प्लान और मैप ये क्या होते हैं आपके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फीचर्स या फिर डेटा ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। और हॉरिजॉन्टल प्लेन मतलब एज अ सरफेस। क्लियर है? तो फिर प्लान में और मैप में क्या डिफरेंस है ये आप पूछ सकते हो, तो बिल्कुल हम बता सकते हैं। प्लान क्या होता है तो आप बताएंगे कि प्लान जो होता है वो होता है आपका लार्ज स्केल रिप्रेजेंटेशन। लार्ज स्केल रिप्रेजेंटेशन अगर डेटा का करें तो वो आपका एज अ प्लान कहलाएगा। और मैप क्या कहलाएगा, मतलब अगर आपको ज्यादा एरिया, लार्ज एरिया को रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए छोटी स्केल यूज करना पड़ेगी। तो स्मॉल स्केल रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड योर मैप। क्लियर है? तो इन दोनों में भी डिफरेंस हमने बता कर लिया। और हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये ध्यान रखिएगा, हॉरिजॉन्टल सरफेस का डेटा आपको रिप्रेजेंट करना क्या कहलाता है, प्लान या मैप। आगे फिर हम पढ़ेंगे जैसे कि वर्टिकल पोजीशंस को रिप्रेजेंट करना, कि गहराई कितनी है, रिजर्वोयर की डेप्थ कितनी है, पॉन्ड का वॉल्यूम कितना है, डैम में कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर हम रिस्टोर कर सकते हैं। तो ऐसी कैपेसिटीज वगैरह रिप्रेजेंट करने के लिए, मतलब आपको डेप्थ या हाइट पता ना हो तो उसके लिए जो मैप रिप्रेजेंट करते हैं उसको क्या पढ़ते हैं हम, कंटूर मैप। क्या पढ़ते हैं गाइस आप, कंटूर मैप। तो कंटूर मैप में क्या बताते हैं आप, वर्टिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखें आप, कंटूर मैप में हम वर्टिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा करते हैं। तो एक टॉपिक ही है आपका कंटूरिंग। क्लियर है? अब प्लान और मैप में हमने जैसे यूज किया है क्या, कि स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल। तो स्केल क्या होती है, क्लियर है? तो फिर हम देखते हैं कि स्केल क्या होती है। तो स्केल आपका क्या होता है, ये मैंने जैसे आपको बता रहे हैं कि प्रीवियस वीडियो अगर आपने नहीं देखा हो तो एक बार उसको जरूर देख लें, ताकि आपको थोड़ा सा फ्लो मिल जाए कि हम आगे कैसे बढ़ रहे हैं। तो स्केल किसको बोलते हैं हम, स्केल मतलब यह है कि आपका जो ग्राउंड डेटा है उस ग्राउंड डेटा को मुझे पेपर वर्क में लाना है, ग्राउंड डेटा को मुझे पेपर वर्क में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए क्या चाहिए, आपको पेपर चाहिए। अब पेपर आपके पास इतना बड़ा तो होगा नहीं, जैसे अगर आपके पास 10 मीटर का भी डेटा मान लो रिप्रेजेंट करना है, कि प्लॉट की साइज मान लीजिए 10 मीटर है और 20 मीटर है, तो अगर इसकी जो भी डिटेल्स हैं कि यहाँ पर आपके पास बेडरूम आना है, यहाँ पर कोई सा भी हॉल आना है, ये स्टेयरकेस आना है, तो ये डेटा अगर आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है किसमें, पेपर में, तो आपके पास क्या 10 मीटर बाय 20 मीटर का पेपर होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा। तो उसी के लिए हमने क्या कर लिया है, एज अ रेशियो। रेशियो मतलब माना कि ऐसा कर लेंगे हम, क्या कर लेंगे हम, माना कि। क्लियर है? तो इसी को हम बोलते हैं एज अ स्केल। तो स्केल क्या होती है आपकी, कि ग्राउंड डिस्टेंस को मैं एज अ पेपर डिस्टेंस में कैसे कन्वर्ट करता हूं। तो रेशियो को, स्केल को हम ऐसा लिखते हैं, डायमेंशन या फिर लेंथ ऑन द मैप, लेंथ ऑन द मैप अपॉन डायमेंशन और लेंथ ऑन द ग्राउंड।
ऑन द ग्राउंड। क्लियर है? तो ये डेटा हमको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि स्केल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो यहां पर दो टाइप की हमारी स्केल आ जाती हैं। कौन सी दो टाइप की? एक इसको हम बोलते हैं इंजीनियर्स स्केल। क्या बोलते हैं आप? इंजीनियर्स स्केल। और दूसरा हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन के फॉर्म में। तो यहां पर नाम से पता चल गया है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन मतलब यह न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में होता है। अंश बटा हर के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करते हैं। किसके फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं आप डेटा को? अंश बटा हर के फॉर्म में, जैसे यहां पर लिखा हुआ। और इसमें आप रिप्रेजेंट करते हैं ऐसा स्टेटमेंट के थ्रू। किसके थ्रू करते हैं? स्टेटमेंट के थ्रू। स्टेटमेंट्स के थ्रू मतलब जैसे छोटा सा एग्जांपल ले ले हम, लाइक एग्जाम्पल क्या लिया हमने कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 40 मीटर। तो ये कहलाएगी आपकी इंजीनियर्स स्केल। इसको क्या बोलेंगे हम कि यह है इंजीनियर्स स्केल। इसमें आपने क्या दिया है? स्टेटमेंट्स दिया है कि 1 सेंटीमीटर को मैं 40 मीटर के बराबर मानूंगा। मतलब ग्राउंड पर अगर आपके पास 40 मीटर है तो कागज में उसमें आप कितना लिखेंगे? 1 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसी को अगर मैं आरएफ में कन्वर्ट करना चाहूं तो आरएफ में कैसे कन्वर्ट होगा? तो आरएफ स्केल की बात करें आप तो आरएफ स्केल क्या हो जाएगा? इसी डेटा को लिखें आप। कैसा लिखेंगे हम? 1 सेंटीमीटर अपॉन क्या लिखा है आपने? 40 मीटर। तो यहां पर क्या होता है? सेम डायमेंशन में होता है। यहां पर क्या होता है? सेम इन सेम डायमेंशन। ये भी ध्यान में रखिएगा। मतलब ऊपर और नीचे की डायमेंशन आपकी हमेशा बराबर रहेगी। तो यहां पर 1 सेंटीमीटर है, यहां पर 40 मीटर है, तो इसको मैं क्या करूंगा? एक ही डायमेंशन में। तो हमेशा ऊपर वाली टर्म्स आपकी यूनिट टर्म्स होगी। मतलब 1 सेंटीमीटर है तो ओके, इसको आपने 1 सेंटीमीटर कन्वर्ट किया। देन 40 मीटर, तो 40 मीटर को मैं कैसे कर सकता हूं? इंटू 100 सेंटीमीटर लिख सकते हो आप, क्योंकि 1 मीटर में आपके कितने 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो ये हमने यहां पर कन्वर्ट। तो इसी स्केल का, इसी इंजीनियर्स स्केल का आरएफ कितना बना? तो आरएफ आपका बन जाएगा 1/4000। तो इसको बोलते हैं आप रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन ऑफ दैट स्केल। क्लियर है? तो यही इन दोनों में डिफरेंस है कि इंजीनियर्स स्केल क्या होती है और आरएफ क्या होती है। क्लियर है यहां तक? अब दूसरा हमने फिर क्या पढ़ा था पीछे कि प्लान में लिखा हमने कि लार्ज स्केल रिप्रेजेंटेशन होता है। और मैंने क्या बोला है कि इसमें कि जो आपका मैप होता है, मैप में हम स्मॉल स्केल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल में क्या डिफरेंस है, तो ये भी हम अभी देख लेते हैं। तो लाइक अब क्या है, सर्वेइंग में हमने स्टार्टिंग में ही बात किया है कि हम किसी के रिलेशंस में बात करते हैं, किसी के रेफरेंस में बात करते हैं। क्लियर है? तो यहां पर भी हम बड़ा या छोटा कब बोलेंगे? जैसे मैंने यहां पर 50 लिख दिया, तो 50 बड़ा है या छोटा है आप कैसे बता सकते हो? अभी नहीं बता सकते हम। कब बता पाएंगे? जैसे अगर यहां पर लिखा हो, एक जगह लिखा हो 100 और एक जगह लिखा हो 40, तो आप बोल सकते हैं कि 50 जो है ये 40 से ज्यादा है और 100 से कम है। क्लियर है? तो यहां पर वही बात आएगी। तो यहां पर फिर हम कैसे लें? तो हम यहां पर ऐसा एग्जाम्पल ले लें। एग्जाम्पल मीन्स दैट मैंने आपको 2 स्केल दे दी। स्केल दे दी आपको जैसे 1/1000 और एक स्केल दे दी मैंने 1/10,000। क्लियर है? 1/1000 और 1/10,000। यहां पर जैसे आप क्या लिखें, अगर मान लें इसको 1 सेंटीमीटर बराबर आप क्या बोल रहे हैं? 1000 सेंटीमीटर। और यहां पर क्या बोल रहा हूं मैं? 1 सेंटीमीटर बराबर 10,000 सेंटीमीटर। क्लियर है? 10,000 सेंटीमीटर। तो यहां पर क्या बोल रहे हो आप कि जो ग्राउंड पर डिस्टेंस है, आप ध्यान से देखिएगा, आप ध्यान से देखिए कि दोनों स्केल हैं आपकी, 2 अलग अलग मैप हैं ये आपके। मैप 1, मैप 2 या प्लान 1 और प्लान 2 दोनों बोल सकते हैं हम, मैप 1 और मैप 2। ये आपके पास ग्राउंड पर डिस्टेंस है, मान लीजिए ये ग्राउंड पर डिस्टेंस है आपके पास 10 मीटर। कितनी है? 10 मीटर है। और 10 मीटर को अगर मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूं तो ये कितना हो जाएगा आपका? 1000 सेंटीमीटर। ओके, ये 1000। तो आप मान लीजिए कि 100 मीटर है। ओके, तो ये थोड़ा सा 10,000 सेंटीमीटर, इतना ही हो जाएगा।
10,000 सेंटीमीटर। ये है ग्राउंड डिस्टेंस, ध्यान से देखिएगा, ग्राउंड डिस्टेंस, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपके P और ये दो Q पॉइंट है। PQ कोई पॉइंट के बीच की दूरी 100 मीटर है और जो हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया कितनी आई, 10,000 सेंटीमीटर। अब अगर इसको मैं इन मैप में रिप्रेजेंट करना चाहूँ, एक कागज है जिस पर लिखा हुआ है 1 सेंटीमीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर मान रहे हो आप, और दूसरा कागज है, दूसरा आपके पास शीट है, ड्राइंग शीट है, उसके ऊपर आपने लिखा है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10,000 सेंटीमीटर। मतलब अगर इस PQ दूरी को या PQ डिस्टेंस को आप इस मैप में रिप्रेजेंट करेंगे तो इस मैप में कितनी डिस्टेंस आप रिप्रेजेंट करेंगे, तो आप रिप्रेजेंट करेंगे कि 1 सेंटीमीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर है। तो यहां पर कितने हैं, यह 10,000, मतलब ये कितने 10 सेंटीमीटर के बराबर है आपके प्लान में। क्लियर है? तो आप ये 10 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर देंगे और यहां पर बोल देंगे कि ये आपका P और Q है। क्लियर है? तो ये आपके 10 सेंटीमीटर की स्केल हो गई, यहां पर आपने लाइन ड्रॉ कर दी है। दूसरा आप देखें, इसी मैप में, मतलब दूसरे आपकी जो ड्राइंग शीट थी उसमें आपके पास जो स्केल लिखी हुई थी, वो स्केल कितनी लिखी हुई थी आपके पास, तो वो स्केल लिखी हुई थी आपके पास 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10,000 सेंटीमीटर। तो यहां पर वही PQ वाली डिस्टेंस को आपको ड्रॉ करना है। तो आप कितना लिखोगे, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10,000 सेंटीमीटर है, और यहां पर भी आपका 10,000 सेंटीमीटर, मतलब 10,000 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको सिर्फ 1 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करने की जरूरत है। तो ये आपने क्या बता दिया, PQ। अब कुछ समझ में आया आपको? यहां पर आप बोल सकते हो कि इसमें आपने क्या कर दिया है, इसी डेटा को यहां पर रिप्रेजेंट करने के लिए ज्यादा स्केल की जरूरत पड़ी या ज्यादा लाइन ड्रॉ करना पड़ी, और यहां पर इसी लाइन को ड्रॉ करने के लिए आपने छोटी सी लाइन से या 1 सेंटीमीटर की लाइन से आपने इसको ड्रॉ करके बता दिया, रिप्रेजेंट कर दिया। क्लियर है? तो यहां पर मैं बोल सकता हूं कि ये वाली स्केल इससे बड़ी है। क्लियर है? तो आप बोल सकते हो कि मैप 1 की स्केल क्या है, लार्जर स्केल है एज कंपेयर टू मैप 2। इसी को हम बोलते हैं और यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते ही हैं। तो आप बोल सकते हो यहां पर, क्या बोल सकता हूं मैं, कि मैप 1 स्केल इज लार्जर देन मैप 2 स्केल। क्लियर है? ये आप नोट पॉइंट में ध्यान रखें। क्लियर है? तो ये तो हमने प्रैक्टिकली समझ लिया कि ऐसे होता है रिप्रेजेंटेशन और ऐसे हम स्केल को छोटी या बड़ी बता सकते हैं। अब दूसरा एग्जाम में आ जाएं, जैसे बहुत सारे, जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं हम, ताकि आप समझ जाएं और उसको याद कैसे रखें या उसको प्रैक्टिकली कैसे करें। अब बार बार ऐसे तो कर नहीं सकते हम, तो तुरंत हम कैसे उसको अटेम्प्ट करेंगे, तो उसकी भी हम छोटी सी आपको ट्रिक बताएंगे, तो आप तुरंत उसको अटेम्प्ट कर लेंगे। देखते हैं एक छोटा सा क्वेश्चन, जैसे हम क्या फॉर्म करते हैं। जैसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया आपसे कि बताइए कि कौन सी लार्जर स्केल है, फाइंड which one scale is large scale, find which one scale is large scale। और आपको ऑप्शन दिए हैं गाइस कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 किलोमीटर या 15 किलोमीटर दे दिया जैसे मान लीजिए। अब बी ऑप्शन में दे दिया है आपको कि 1 मीटर इक्वल टू 100 मीटर। सी ऑप्शन में दे दिया आपको 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितने हो गए आपके 10 लाख, 1 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख एंड देन 10 लाख। तो 10 लाख 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 लाख सेंटीमीटर। देन आपको एक ऑप्शन दे दिया 1 मीटर इज इक्वल टू 1 मीटर इज इक्वल टू 10,000 मीटर। क्लियर है? ओके, हाँ ये डायमेंशन आपको दिया है। तो आपसे पूछ लिया है कि कौन सी स्केल यहां पर बड़ी है, तो कैसे करेंगे हम। पहले तो सबसे पहले इनको सभी को एक ही डायमेंशन में हम कन्वर्ट कर देते हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो सभी को हमने एक ही डायमेंशन में कन्वर्ट किया। 1 सेंटीमीटर, तो ओके इसको सभी को 1 सेंटीमीटर। 15 किलोमीटर, तो 15 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर।
1000 क्या होते हैं आपके मीटर होते हैं, और 1 मीटर में आपके 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो ये कितना बन जाएगा स्केल आपका 15 इंटू 10 टू दी पावर 2 and 5 2 and then 3 5। क्लियर है सेंटीमीटर। नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहां पर लिखा है 1 मीटर। क्या लिखा है आपका 1 मीटर, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 मीटर को मैं क्या लिख सकता हूं 1000 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप 100 मीटर। तो 100 मीटर को मैं एज अ 100 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई कर सकता हूं। तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 से 2 आपका कैंसल आउट हो जाएगा। मीन्स बचेगा कितना 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ये भी हमने कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट अगर हम थर्ड ऑप्शन देखें तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना दिया है, तो इन्होंने तो डायरेक्ट दे दिया आपको 2 2 4 एंड देन 6 10 टू दी पावर 6 सेंटीमीटर। क्लियर है। और यहाँ पर कितना है अगर आप देखें, आप ऐसा लिख दें इसको थोड़ा सा इजी रहेगा, 10 इंटू 10 टू दी पावर 5, ये भी लिख सकते हैं हम सेंटीमीटर। देन नेक्स्ट अगर इसको कन्वर्ट करें हम तो यहाँ पर भी यही हो जाएगा 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10,000 सेंटीमीटर। तो अब देख सकते हैं हम, क्या देख सकते हैं आप कि यह वाली जो डायमेंशन है आपका 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 15 इंटू 10 टू दी पावर 5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, और यहां पर है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 इंटू 10 टू दी पावर 5 सेंटीमीटर, एंड लास्ट जो ऑप्शन में दिया है आपको क्या दिया है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10,000 सेंटीमीटर। तो इन चारों में से आपसे पूछा था कि लार्ज स्केल कौन सी है। तो लार्ज स्केल मतलब क्या बोल रहे हो आप कि आप 15 इंटू 10 टू दी पावर 5 सेंटीमीटर डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ एक सेंटीमीटर यूज करेंगे, जैसे यहां पर ये लिखा हुआ था। क्लियर है। और यहां पर सिर्फ 100 सेंटीमीटर के लिए आप 1 सेंटीमीटर यूज करेंगे, और यहां पर इतने के लिए इतना यूज करेंगे, और इसके लिए इतना यूज करेंगे। मीन्स यहां पर सबसे बड़ी क्या हो रही है, मतलब अगर इन चारों स्केल का उपयोग करते और आप ये वाली लाइन को ड्रॉ करते तो इसमें क्या होता आपको सबसे बड़ी स्केल किसमें बनती, इन चारों के कंपेरिजन में यहीं से आती। तो ये जो आपकी है बी ऑप्शन में, ये आपकी क्या है सबसे बड़ी स्केल है इन चारों के कंपैरिजन में, क्योंकि किसी के रिलेशंस में हम बात करते हैं इन चारों के कंपैरिजन में आपसे पूछा था, तो ये सबसे बड़ी स्केल है। दूसरा हम सिंपल सा इसका सॉल्यूशन चाहें तो सिंपल सा सॉल्यूशन क्या होगा इसका कि आप डिवाइड करके देखें। क्या देखें आप, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से या अंश को हर से डिवाइड करके देखें। तो हर में जितनी ज्यादा बड़ी संख्या होगी, हर में जितनी ज्यादा बड़ी संख्या होगी, मतलब अगर ये बड़ी संख्या होगी तो आपकी जो ऊपर की वैल्यू आएगी, ऊपर तो क्योंकि सभी जगह एक ही है, मतलब अंश आपका अगर कांस्टेंट है, अंश आपका क्या है कांस्टेंट है, और हर अगर आपका बढ़ रहा है तो आपकी जो स्केल आएगी वो कैसी आएगी, आपकी स्मॉल आएगी। स्केल कौन सी आएगी, आपकी स्मॉल आएगी, क्योंकि आप जैसे 1 को 5 से डिवाइड करें और 1 को आप 10 से डिवाइड करें तो किस में वैल्यू ज्यादा मिलेगी आपको, तो 10 से वैल्यू आपको कम मिलेगी और 5 से वैल्यू आपको कम मिलेगी। जैसे यहां पर कितना मिलेगा 0.2 और यहां से आपको मिलेगा 0.1, तो 0.1 बड़ा है या 0.2 बड़ा है, तो 0.2 बड़ा है ना। तो मतलब जिससे आप डिवाइड करें और आपको उन चारों के कंपैरिजन में क्या मिले, ज्यादा बड़ी वैल्यू मिले, तो वही आपकी सबसे बड़ी स्केल होगी। तो इन सभी में से आप एक को डिवाइड इससे करेंगे तो आपको सबसे ज्यादा कम वैल्यू मिलेगी, इससे डिवाइड करेंगे तो आपको सबसे ज्यादा वैल्यू मिलेगी, यहां पर आपको और थोड़ी सी कम वैल्यू मिलेगी और इसमें आपको थोड़ी सी और कम वैल्यू मिलेगी। मतलब मैं बता सकता हूं कि एक को अगर मैं 100 से डिवाइड करूंगा क्या होगी, सबसे ज्यादा वैल्यू मिलेगी इन चार के कंपेरिजन में। तो वही आप बता सकते हो, हर के फॉर्म में जितनी हर में सबसे छोटी संख्या होगी वो सबसे ज्यादा बड़ी वैल्यू आपको देगा। क्लियर है, ये हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट अगर हम कैटेगरीज ऑफ स्केल की बात करें तो कौन कौन सी टाइप्स की स्केल होती है वो हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट जैसे हम बोलते हैं नॉर्मल स्केल, जिसको एज अ प्लेन स्केल, जो प्लास्टिक की स्केल या पटरी हमने बोलते हैं जैसे वो प्लेन स्केल होती है। तो प्लेन स्केल में क्या करते हैं हम, एक साथ 2 डायमेंशन आप मेजर कर सकते हो। 2 डायमेंशन मीन्स आप जैसे स्केल में सेंटीमीटर रिप्रेजेंट है तो सेंटीमीटर एंड देन mm, ये 2 डायमेंशन आप मेजर कर सकते हो। नेक्स्ट जब हमने ईडी पढ़ा होगा आपने, तो ईडी में एक और स्केल आपने पढ़ी होगी डायगोनल स्केल। तो डायगोनल स्केल के थ्रू आप कितनी डायमेंशन मेजर कर सकते हो, 3 डायमेंशन या 3 यूनिट्स आप मेजर कर सकते हो। कौन कौन सी, जैसे
जैसे मीटर है तो मीटर, डेसीमीटर एंड सेंटीमीटर्स, ये आप मेजर कर सकते हो। या फिर यार्ड्स में है तो यार्ड, फीट और इंचेस में आप मेजर कर सकते हो। क्लियर है? तो ये आपके 3 डायमेंशन आप डायगोनल स्केल के थ्रू मेजर कर सकते हो। नेक्स्ट होती है आपकी एक वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल, तो ये वर्नियर स्केल आपकी 2 टाइप की होती है, एक डायरेक्ट वर्नियर स्केल और एक नॉर्मली रेट्रोग्रेड वर्नियर स्केल। और भी डबल रेट्रोग्रेड वर्नियर स्केल भी होती हैं। तो ये वाला जो वर्नियर स्केल है, ये वाला टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल अलग से कंसिडर करेंगे, क्योंकि इसमें लिस्ट काउंट कैसे कंसिडर करते हैं, लिस्ट काउंट आता कैसे हैं, उसका डेरिवेशंस वगैरह हम पूरा सॉल्व करेंगे। तो ये टॉपिक हम किस में नेक्स्ट क्लास में कंसिडर करेंगे। तो सबसे सिर्फ मैं यहाँ पर इसके क्लासिफिकेशन लिख रहा हूँ यहाँ पर कि डायरेक्ट वर्नियर स्केल होती है और दूसरी आपकी होती है रेट्रोग्रेड वर्नियर स्केल। रेट्रोग्रेड वर्नियर स्केल। नेक्स्ट आ जाती है कि श्रिंकेज स्केल बोल देते हैं हम। क्या बोलते हैं हम? श्रंक स्केल या फिर श्रिंकेज स्केल। तो ये कब आती हैं? जैसे इन्वायरमेंटल कंडीशंस के कारण जिस शीट पर या जिस प्लान पर, पेपर पर हमने क्या किया है, वर्क किया है, डेटा हमने रिप्रेजेंट किया है, वो पेपर ही आपका सिकुड़ जाए या श्रिंक हो जाए, तो उसके कारण जो स्केल अफेक्ट होगी उसके थ्रू हम क्या निकालेंगे? श्रिंकेज फैक्टर, और उसको डिराइव करके हम बता देंगे कि श्रिंकेज स्केल क्या होती है। क्लियर है? तो देखते हैं हम कि श्रिंकेज स्केल क्या होती है। तो श्रिंकेज स्केल जो होती है आपका, श्रिंकेज स्केल इज इक्वल टू होती है आपका श्रिंकेज फैक्टर, श्रिंकेज फैक्टर इनटू ओरिजिनल स्केल, ओरिजिनल स्केल। क्लियर है? तो आप फिर बोल सकते हो कि गाइस, आप क्या बोल सकते हो कि श्रिंकेज फैक्टर क्या होता है? तो श्रिंकेज फैक्टर क्या होगा आपका? श्रिंकेज फैक्टर। तो श्रिंकेज फैक्टर आपका क्या होगा? तो श्रिंकेज फैक्टर होगा आपका श्रिंकेज लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। श्रिंकेज लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। कितना श्रिंक हो गई है लेंथ, वो वाली लेंथ, और ओरिजिनल में आपकी लेंथ कितनी थी, उन दोनों का रेशियो आपको क्या देगा? श्रिंकेज फैक्टर। छोटा सा इसका एग्जांपल देखें आप। जैसे श्रिंकेज स्केल देख रहे थे, तो श्रिंकेज स्केल का एक अगर हम छोटा सा एग्जांपल देखें कि श्रिंकेज स्केल हम कैसे निकालेंगे। क्लियर है? तो आपने क्या लिखा है? श्रिंकेज फैक्टर इनटू ओरिजिनल स्केल, और इसी ओरिजिनल स्केल को हम एज RF रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। तो हमने एग्जांपल लिया, मान लीजिए ये आपके पास पेपर है, इस पेपर में आपने स्केल रिप्रेजेंट किया है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 मीटर, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 मीटर, और आपने कोई सी लाइन ड्रॉ कर रखी है, ये लाइन आपने ड्रॉ कर रखी है, और यह कितनी है? ये यहाँ पर 10 सेंटीमीटर बता रही है। ये यहाँ पर आपको लाइन कितनी बता रही है? 10 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट कर रही है। ये है आपकी ओरिजिनल स्केल या ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ। बट जो श्रिंक होकर आपकी जो लेंथ बन गई है वो कितनी बन गई है? तो लेंथ आपकी बन गई है यहाँ पर 9 पॉइंट मान लीजिए 7 सेंटीमीटर। तो ये है आपका श्रिंकेज लेंथ, श्रिंकेज लेंथ। तो अब अगर मुझे श्रिंकेज फैक्टर निकालना है, क्योंकि श्रिंकेज स्केल के लिए आपको क्या चाहिए? श्रिंकेज फैक्टर। तो श्रिंकेज फैक्टर आप SF कैसे निकालते हैं? तो ये निकालते हैं आप श्रिंकेज लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ। तो श्रिंकेज लेंथ कितनी है आपके पास? 9.7 सेंटीमीटर। तो ये आपने यहां पर रिप्रेजेंट कर दिया है 9.7 सेंटीमीटर। एंड ओरिजिनल लेंथ कितनी है आपके पास? तो 10 सेंटीमीटर। तो यहां पर आपने रिप्रेजेंट कर दिया 10 सेंटीमीटर। तो श्रिंकेज फैक्टर जो निकल कर आ रहा है आपके पास, वो कितना निकल कर आ रहा है? 0.97,
0.97। तो ये आपने श्रिंकेज फैक्टर निकाल लिया। अब मुझे चाहिए ओरिजिनल स्केल, और ओरिजिनल स्केल मतलब इसी को आप क्या बोल रहे हैं, एज योर आरएफ। इसी ओरिजिनल स्केल को आप क्या बोलते हैं, एज आरएफ। और यहां पर इस पेपर में आपको कितना दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 मीटर, मीन्स न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखें आप इसको 1/5 मीटर, और 5 मीटर को मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूंगा तो कैसे, आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर अपॉन 500 सेंटीमीटर। तो ये क्या बन जाएगा, आरएफ इसका 1/500 बन जाएगा। क्लियर है। तो आपसे पूछा है श्रिंकेज स्केल क्या है, तो यहां पर श्रिंकेज स्केल आप बता सकते हैं कि श्रिंकेज स्केल आपकी कितनी होगी। श्रिंकेज फैक्टर इज योर 0.97 इनटू ओरिजिनल स्केल है आपके पास 1/500। तो ये आपकी श्रिंकेज स्केल बन जाएगा, या श्रिंकेज ग्राफ के लिए, श्रिंकेज प्लान के लिए श्रिंकेज स्केल हम यूज करेंगे तो हमें एक्यूरेट रिजल्ट मिलेगा। ओके, देन नेक्स्ट है आपका कौन सा, वर्नियर स्केल, जो हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में कंसिडर करेंगे। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लग रहे हैं, अपनी प्रिपरेशंस को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण साबित हो रहे हैं, तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे। थैंक यू टू एवरीवन।